अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो नावल का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमज़ा की बर्थडे थी। पहले कभी इसने हमज़ा की बर्थडे के लिए इतना एहतमाम नहीं किया। वो हमेशा उमर की बर्थडे बहुत ज़ोरों शोर से मनाया करती थी, मगर हमज़ा का लिया दिया रवैया ही ऐसा था कि कोई इसकी खुशियों तो का इसके गम में भी शरीक होने की इजाज़त नहीं करता। हमज़ा सुबह सवेरे ही घर से न जाने कहाँ चला गया। जब इसकी आंख खुली तो वो घर में कहीं भी नहीं था। शफ़ा परेशान होकर इसके नंबर पर फ़ोन करने लगी। 3 से 4 बेल जाने के बाद फ़ोन रिसीव कर लिया गया। कहाँ हैं आप? शफ़ा ने छूटते ही बेसब्री से पूछा और हमज़ा को एहसास दिलाना चाहा। खैर से अब वो एक अदद बीवी भी रखते हैं और शोहर के आला ओहदे पर फाइज हो चुके हैं। काम बताओ, क्यों फ़ोन किया? वो सर्द महरी से कहता हुआ इस एक ही बात को यकसर नज़रअंदाज कर गया। मेरा दिमाग और दिल आपकी मोहब्बत में बेकाबू हो चुका है। मैं दिन होते ही सोचती हूँ जैसे रात हो रही हो। हर तरफ आप ही आप नज़र आते हैं। प्लीज़ जल्दी से घर आइए। कहीं ऐसा ना हो हमज़ा मुझे अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहा हो और मैं इससे अपना हाले दिल कह बैठूँ। वो चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट सजाए इसको ज़िद करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अपने से किए गए अहद की तकमील के लिए वो पहला कदम हमज़ा के दिन तक जाती सीढ़ियों पे रख चुकी थी। तुम्हारा दिल और दिमाग काबू में नहीं, सटिया गया है। इस किस्म के हाँकने की बजाय टू द पॉइंट बात करना सीख लो। मेरे पास फजूल वक्त नहीं जो मैं तुम्हारी ऊट पटांग बेपरवाह बातों को तफसील से सुनता फिरूं। हमज़ा का लहजा किसी भी किस्म की रायत से आरी शदीद सर्द महरी था। शफ़ा का दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इसका दिमाग दुरुस्त कर दे, मगर फिर खुद से कल रात किया गया अहद याद आया और सब्र का घूंट पीकर रह गई। सारे हिसाब बराबर करूँगी, बस एक दफ़ा तुम्हारे दिमाग के कीले और जंग से गीले पुर्ज़ों को ज़रा टाइट करूँ, तुम्हें अपने ट्रैक पर तो ले आऊँ। फिर देखना ना तुमको मैं नाको चने न चबाए तो मेरा नाम भी शफ़ा हमज़ा चुकता ही नहीं। वह दिल में सोचती एक दफ़ा फिर से हमज़ा की तरफ मुतवज्जा हुई। शफ़ा अच्छी तरह जानती थी हमज़ा कभी भी इसको तन्हा नहीं भेजेगा कहीं भी। एकदम छला साथ चला ज़रूर जाएगा। इसके और सोहा के मामले में वो हमेशा से ही बहुत पॉजेसिव था। सोहा को तो थोड़ी डील दे रखी थी, मगर इसको ज़रा भी नहीं। मुझे शॉपिंग पर जाना है तो हाँ जाओ, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत। ड्राइवर खड़ा है बाहर, इसको साथ ले जाओ। ठीक है, मैं ड्राइवर को साथ ले जाती हूँ, मगर इसको बाहर खड़ा रहना होगा। बाज़ार में अंदर खुद अकेली जाऊँगी। इसने हवा में तीर चलाया। अब इसके ठीक जगह निशाने पर लगने का मुंतज़िर था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ड्राइवर को अपने साथ ही रखना अंदर। वो बरहम हुआ। मुझे कुछ पर्सनल शॉपिंग करनी है कि वो भी ड्राइवर को दिखाऊंगी। वो लहजे में मुस्नुई गुस्सा लेकर बोली। कब चलना है? शदीद बेराज़ी और सर्द मेहरी शफ़ा को इस छोटे से हमज़ा के अदा करदा जुमले में बड़ी शिद्दत से महसूस हुई। वो सब्र का घूंट भरकर रह गई, वरना इस पर गुस्सा को इसको बुरी तरह से आया था। वो कहाँ कभी किसी की मिन्नतें करने की आदी थी, मगर इस पत्थर को पिघलाने के लिए इसने अभी कहीं ऐसे जितन करने थे। अपना आप भी मनाना पड़ता और शायद अपनी मासूम ख्वाहिशात का भी गला घोटना पड़ता। मुझे अभी और इसी वक्त इमीडिएटली बाज़ार जाना है। शफ़ा का लहजा पहले की बार निस्बत अब कुछ बुझा बुझा सा था, मगर परवाह किसको थी। 1 घंटे में आता हूँ और खुदारा देर मत करना। जल्दी से बाहर आ जाना, मेरे पास फारिग वक्त नहीं है मैं तुम्हारी चौंचरी उठा सकूं। लहजा स्पाट था, मगर शफ़ा को अपने अंदर एक छोटी सी कोंपल फूटी हुई महसूस हुई। कुछ देर पहले जो वो उदास हो चुकी थी, मूड एक दफ़ा से फिर फ्रेश हो गया। मुबारक हो शफ़ा तुम्हारी पहली कामयाबी। मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। हर दफ़ा औरत कुर्बानी नहीं देती अपनी ख्वाहिशों के। पहले की बात दूसरी थी, तब मैं शफ़ा रहमान थी, मगर अब ज़बरदस्ती ही सही, मगर तुमने मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ लिया। मैं अब इतनी आसानी से तुम्हें अपने हकूक़ और फ़राइज़ से दस्तबरी इख्तियार करने नहीं दूँगी। अब जब तुमने मेरे साथ नाम जोड़ा है तो मेरे प्यारे हस्बैंड, अब तुम्हें यह सब भी करना पड़ेगा। अब तुम देखो, मैं मिसिस हमज़ा बनकर तुम्हें एक शेर की शेरनी की तरह अपनी एक उंगली पर नचाऊँगी। अब क्या करूँगी मैं भी? ये तुम्हारे नाम के असरात हैं जो कि अब मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़कर मुझ पर असर कर गए।
तुम्हारे नाम का मतलब शेर बहादुर, चीर फाड़ कर देने वाला, और अब मैं शेरनी बनकर तुम्हें शफात पहुंचाऊंगी। बाजार में बिल्कुल एक मन शाही बीवी की तरह तुम मुझे शॉपिंग करवाओगे। अभी तो मुझे तुम्हारे बाजे के साथ हैंड अभी तो मुझे तुम्हारे बाजे के साथ बैंड बजानी है। मैं तुम्हें खुद इस तरह से उलझाऊंगी कि तुम मेरे और सिर्फ मेरे होकर रह जाओगे। मैं आज का पूरा दिन हमजा आपकी ज़िंदगी का सबसे पूरा और यादगार दिन बनाऊंगी। और अब रात के सरप्राइज़ के बारे में सोच रही थी जो वह हमजा की बर्थडे पर चाहती थी। साथ ही साथ जल्दी जल्दी अपने उलझे बाल सुलाने लगी। शादी के दूसरे दिन दोपहर के वक्त वो दोनों बाबा के घर से वापस आ रहे थे। अरमगान इसको सुबह के नाश्ते के बाद इसके बाबा और भाई से मिलवाने ले गया। हम हवेली कब चलेंगे, मुझे आपके पेरेंट्स से मिलना है, वो एक सर्द आह खारिज करके फिजा में बोली। आज ही चलेंगे, वो प्यार भरी नज़र इस पर डालता हुआ स्टीयरिंग घुमा रहा था। क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? हम शाम को हवेली जाएंगे, वो बेसाख्ता बोली थी। खुशी इसके चेहरे पर फूट पड़ी थी। अरे अरे, हवेली जाने के लिए इस कदर एक्साइटमेंट? वो वाइट और न्यूज़ी ब्लू कई लिबास में, सर पर दुपट्टा लिए, मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। सातवीं में तो वो हूरों की हुस्न को मात दी जाती। मेरा मतलब कि अब तो हमारी शादी हो चुकी है, अब तो कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और फिर जब आपके पेरेंट्स को पता चलेगा मैं आपकी मोहब्बत में हूँ, आपकी ख्वाहिश, आपकी पसंद हूँ, तो वो मुझे कबूल कर लेंगे। अब खैर से मैं आपकी और आपके घर बाहर हवेली की इज्जत हूँ। अगर हमारी शादी इस तरह नहीं होती तो शायद मैं आपके घर वालों को कभी एक बहू की तरह पसंद नहीं आती। वो ठंडी हवा भर के बोली और चेहरे पर एक उदासी वो पहले की गई अपनी जल्दबाजी पर सटियाई और दिल में खुद को लान तान करने लगी। इतनी बेसब्री और खुशी का इजहार करने की तक नहीं बनती थी इसके सामने। वो यकायक अपनी तय बातों को एक दफ़ा फिर संभाल कर चेहरे पर बेचारगी तारी करके अरमगान को अपनी बातों में उलझा गई। वो घर पहुंचकर जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रही थी। हवेली पहुंच के इसको बहुत जल्दी थी, बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर चली जाए। क्या बात है मिसेस अरमगान बन, आप तो हमें भूल ही गई, बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रही। वो चाय पीते हुए मुसलसल इसको पैकिंग करते हुए देख रहा था। वो इस अचानक बात पर डर कर हल्का सा उछली और इसकी पुश्तमानी की तरफ होने की वजह से वो इसकी शरारत पर आमादा देख नहीं पाई। ये क्या मान, आपने तो मुझे डरा ही दिया, वो खुफ्तगी से बोली। क्या करूं, मैं भी तो दुनिया में इकलौता एक ऐसा शौहर हूँ जिसकी बीवी इससे ज़्यादा अपने ससुरालियों के लिए बेताब है। लहजे में बेकरारी थी। देख लें आपकी इकलौती बीवी जो हमेशा इकलौती ही रहने वाली है, किस कदर फैमिली की फ़िक्र करती है। वो जताते हुए लहजे में इकलौती पर जोर देकर बोली। आप इतने ख़राब हैं, अपने निकाह से पहले दादी को भी हवेली भेज दिया। इनको तो रोक लेते, रुकने देते मेरे पास। वो इसकी बढ़ती हुई जसारतों से ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करते कुछ नाराज़गी से बोली। यार, दादी को तो मैं सब हालात बता चुका हूँ, इनको तो वहाँ इसलिए भेजा कि वो सब कुछ संभाल लें। फजर इसकी दूर अंदेशी पर मुतमय्यन सी होकर गोया हुई। मुझे छोड़िए, मुझे पैकिंग करनी है, देर हो जाएगी, असर का वक्त हो रहा है, कुछ देर में मगरिब हो जाएगी। थोड़ा अपना कीमती वक्त मुझे न चीज़ को भी अनायत करो। वो इसका रुख अपनी तरफ फेरते हुए इसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा। वो इसकी पुश्त पर अपनी हथेली जमाते हुए इस पर रुका और इसके रेशमी बालों को कैचर से आज़ाद किया। कल की रात हवेली को मैं किसी दुल्हन की तरह सजाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि हवेली में हमारी वलीमे की तकरीब होगी। क्या मान, आप सच कह रहे हैं? वो पुरजोश लहजे में बोली। बिल्कुल सच। इसके लहजे में फ़जर के लिए मोहब्बत से ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त थी। चलो अब देर मत करो, फिर मेरा इरादा बदल जाएगा। जो चेहरे को कुछ लम्हे पहले ज़िंदगी के रकम से रोशन था, अब इस पर कब्रिस्तान की सी वीरानगी थी। वो ना चाहते कब से बेहोश थी। लाइबा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बारी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर फिर भी दोबारा दुखते हुए सर की वजह से इसको अपना सर वापस तकियानुमा चीज़ पर गिराना पड़ा। पूरा वजूद इसका सुन्न हो रहा था। वो खुद को हवासों में लाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल यूं ही सर के था। वो बारी पल में झपक झपक कर कमरे को देख रही थी। वो एक सादा सा कमरा था जिसका रंग जगह जगह से उखड़ा, दीवारें सलीन ज़दा, जबकि कमरे की छत पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले।
लाइबा ने अपने तमाम तर हिम्मत जमा करके उठकर बैठने की कोशिश की। सीमेंट के जगह जगह से टूटे फूटे फर्श पर से उठने इसके लिए थोड़ा मुश्किल था। वो हिम्मत करके अब उठकर बैठी और बैठी और अपना सर दोनों हाथ में गिराए अपने साथ वाली वारदात को सोचने लगी। वो मुझे अगवा किया गया, ये कैसे हो गया? वो शदीद खौफज़दा हो गई। या अल्लाह मेरी मदद करे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कमरे के अंदर मौजूद छोटी सी खिड़की कमरे की छत से थोड़े फासले पर थी। वह बेबसी से अपने खुदा के आगे गिड़गिड़ा रही थी। लाइबा ने कदमों की चाप और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर चेहरा ऊंचा करके देखा। खौफ उस हवास की तहरीरें चेहरे पर थी। आने वाले से सिर्फ एक कदम के फासले पर खड़ा अपनी इंग्लिश शहादत में की चेन घुमा रहा था। उमर जब ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा, इस वक्त मगरिब हो रही थी। क्या हुआ, सब खैरियत? इसमें गन में फैली वीरानगी को देखा। अब वो फिक्र से नज़रों से सबको देख रहा था। आयमा रोते हुए बोली, क्या हुआ बड़ी अम्मी? मामा क्यों रो रही हैं? वो हाथ में थामी फाइल को रखते हुए बोला, बेटा शाम से लाइबा को कुछ पता नहीं, तुम्हारे बाबा भी हर जगह तलाश कर रहे हैं। वो कहाँ गई? इसको तो इधर के रस्तों का इल्म ही नहीं। इतनी बड़ी बात होगी, इसके घर की इज्जत है। वो गुस्से में आग बोला हुआ, आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हुई। उमर बेटा, स्मैरा ने तुम्हें बहुत फ़ोन किए मगर तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था, और मुझे तो मुस्तफ़ा को सोच सोच कर ही होल उठ रहे हैं। जब इसको पता चलेगा इसकी बहन लापता है, वो तो गज़ब ढा देगा। मैं सीसीटीवी वीडियो निकालता हूँ। इन दोनों की परेशानी चेहरे पर एक बेबसी नज़र डालनी। मेरा हाथ छोड़िए। वो इसके साथ गिरी पड़ी चलती जा रही थी, जबकि मुस्तफ़ा ने इसको लाकर सोफे पर पटका, अंदाज में हाथ छोड़कर बिठाया। आप बहुत ख़राब हैं। वो चढ़कर खुद सरीसी खोया हुई। मैं इससे भी ज़्यादा ख़राब हूँ। ये तो सिर्फ तुमने एक छोटा सा ट्रेलर देखा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी एक कैंची की तरह ज़ुबान को ब्रेक लगाओ। और वो सोफ़े के इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ जमाते हुए इसके ऊपर झुका और इसकी खूबसूरत आंखों में आंखें डालकर बोला, आप प्लीज़ मुझे इस तरह तंग ना करें। वो इसकी नज़रों के तई से बुखलाई। मैं तुम्हें तंग करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ मेरा हक है। नज़रें सोहा के चेहरे पर तवाफ़ कर रही थी। किसने दिया आपको ये हक? वो बुखलाकर छुपाकर गिराई। मुस्तफ़ा हक मांगता नहीं बल्कि अपना हक लेता है। वो इसकी थोड़ी पर अपनी शहादत की उंगली से इसको ऊंचा करते हुए बोला, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो आप मुझे छीन लेंगे। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। जो तुम्हारे 2 टके के बरम बरे डायलॉग है ना, ये मुझे रत्ती भर भी असरअंदाज नहीं करते। तो तुम जितनी छोटी मासूम लगती हो ना, बिल्कुल एक फुलझड़ी जो इस वक्त मुझे सगलाने के काम में चलती हो। वो इसके कान के करीब जाकर छेड़ने वाले अंदाज में बोला। सोहा किसका और बुखलाकर इसको मज़ीद तंग करने पर उकसा रही थी। वैसे एक राज की बात बताऊं जो अनकरीब तुम्हारे मुस्तकिल करीब में तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, जबकि सोहा घबराकर थोड़ा सा पीछे खिसकी। मुस्तफ़ा की इंतहाई कुर्बत से इसके चेहरे का रंग लट्ठे की मानस सफ़ेद बन गया। तुम बस सिर्फ मुझे सोचा करो, मुझे ही चाहा करो, और तुम्हारी हर सोच मुझ पर शुरू और मुझ पर ख़त्म। तुम्हारे एक एक लम्हा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा पहर है। वो ऐसे कह रहा था जैसे वाकई सोहा के तमाम तर जुमला हकूक़ अपने नाम करवा बैठा हो और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ख़ास मुशरों से नवाजा गया हो। मैं आपकी ये बात समझ नहीं पा रही। मुझे अम्मी के पास भेज दें बराए मेहरबानी। वो इसकी बेबाक नज़रों के ताक़ुब ना लाते हुए सिपटाई, जबकि लहजा भरा हुआ था। तुम्हारी यही मासूमियत ने मुझे तुम्हारा एसर बना दिया। मैं तुमसे अब बहुत दूर जाना तो दूर, एक लम्हे भी तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। मुस्तफ़ा का लहजा भी बसीर था। सोहा इसके इस कदर गमगीर और बहुत कुछ जितलाते हुए लहजे की आँच महसूस करके यह खुद में सिमटी। चेहरे पर हया की लाली थी। वो छोटी थी मगर मुस्तफ़ा के लहजे और आंखों से बोलते पैगामात को बहुत अच्छे से समझ रही थी। लेकिन बस इसको मुस्तफ़ा का खामखा हक जतलाने वाला अंदाज़ खुद से उम्र में बड़ा होने पर आज भी एतराज़ था, जिसकी बना पर वो मुस्तफ़ा के बारे में कोई भी नरम गोशा अपने दिल में पैदा करने से कासिर थी। मुस्तफ़ा इसके इस लर्जाते नज़रें और झुकाने पर हल्का सा मुस्कुराया। सोहा की इस मासूमियत ने तो इसको अपने सहर में जकड़ा था। वो इसका असेर हो चुका था। ऐसा नहीं इसने हुस्न नहीं देखा,
وہ پائلٹ تھا، پوری دنیا اس نے دیکھ سکی تھی، مگر سوہا جیسا معصوم اور کم حسن اس نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس کو سوہا کا لیا دیا اور مصطفیٰ کو لفٹ نہ کروانے والا انداز بہت بھایا، ورنہ وہ جہاں جاتا صرف اس کے ایک ہیلو ہائی کے پیچھے لڑکیاں دیوانی ہوا کرتی تھیں۔ اس کی پرسنالٹی اتنی ڈیشنگ اور چارمنگ تھی، اس پر تو ہر لڑکی کا ٹھہراؤ ہو جاتا، جبکہ سوہا تو جیسے اس نے تو کیا خود کے بھی حد درجہ معصوم حسن سے لاپرواہ تھی۔ اس کو سوہا نے اس لیے ٹریک کیا کہ وہ خود اس کے سامنے بچھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کو اپنی طرف رجھانے کی کوشش کرتی، کبھی بلکہ اس کے رشتے دار کو قبول کرنے سے انکاری کرتی تھی۔ وہ خود کو کوئی توپ شاہ سہ سمجھتی تھی، جبکہ مصطفیٰ کی نظروں میں وہ بس ایک چھوٹا سا پٹاخہ تھی، جو آواز ضرور کرتی مگر نقصان کسی کو نہیں پہنچاتی۔ مصطفیٰ وارڈروب میں سے سوہا کے لیے کرتا اور ٹراؤزر ڈھونڈ کر اس کی طرح بڑھا اور واپس، جاؤ چینج کرو جلدی سے، اب اگر کوئی فضول ہانک لگائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سوہا کو خوشگوار نظروں سے گھورتے ہوئے وارننگ دی، میں اپنی بات ایک دفعہ کہنے کا عادی ہوں، مجھے اب کسی بھی قسم کی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ وہ لہجے میں حد درجے کا غصہ لیے ہوئے بولا، کیونکہ سوہا نرم اور سیدھے لفظوں میں اس کی سنتی نہیں تھی۔ جی وہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر واش روم میں جا گھسی، جبکہ مصطفیٰ وہیں صوفے پر نیب دراز ہو گیا جہاں کچھ لمحے پہلے سوہا ٹکی ہوئی تھی۔ ٹی وی چلا کر وہ نیوز دیکھنے میں مگن تھا۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا، پورا کمرہ اندر سے فل ووڈن انٹیریئر سے بنا ہوا تھا۔ LED لائٹس لکڑیوں سے بنی ہوئی تھی، چہرے پہ پوست تھی، چھت سے پوست تھی، جہازی سائز بیڈ روم سیٹ، 2 سنگل صوفے، ایک چھوٹی سی کافی ٹیبل مشتمل یہ کمرہ کافی خوبصورت تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی۔ مصطفیٰ نے سرسری سی نظر ٹی وی سے ہٹا کر واش روم کے دروازے کے باہر کھڑی شاخا پر ڈالی، مگر یہ سرسری سی انداز واپس پلٹنا ہی بھول گیا۔ یہ کیا آپ نے مجھے پہنانے کے لیے دیا؟ یہ دیکھیے اس کی آستین میرے گھٹنوں تک چھو رہی ہیں، جبکہ ٹراؤزر تو اللہ معاف کرے پورے بیڈ روم کی جھاڑو دینے کے لیے کافی ہے، اور اوپر سے میرے لمبے بال، یہ تو پورے ریسٹورنٹ ہاؤس کی ڈسٹنگ کرنے کے لیے بہت بہتر ہیں۔ وہ اس غصے سے آب گولا ہوئی شدید جھنجھلا کر شکار تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں تک چھوتے لمبے بالوں کو کیچر سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ جوڑے کی شکل میں باندھے رہنے سے بری طرح کیچر میں الجھ گئے، جبکہ مصطفیٰ کا کرتا اس جیسی ڈھیڑ پسلی نازک سی لڑکی کے لیے کافی سے زیادہ بڑا تھا۔ کرتے کی لمبائی سوہا کے ٹخنوں کو چھو رہی تھی، جبکہ ٹراؤزر تو خیر سے پوچھا بنا کے لیے کافی تھا۔ آستین کا تو حال ہی دوسرا تھا، وہ تو خیر سوہا کے گھٹنوں تک جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کا فلک شوا کہکا پورے ریسٹورنٹ ہاؤس میں گونجا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور مغرورانہ چال چلتا اس تک جا پہنچا۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ وہ بیزارگی سے جھٹلا کر شکار سوہا کو دونوں شانوں سے تھام کر ڈریسنگ تک لایا اور ڈریسر کا سٹول کھینچ کر سوہا کو اس پر نرمی سے بٹھایا۔ نفاست سے تراشی گئی مونچھوں تک لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ برائے مہربانی آپ اس طرح میرا مذاق مت اڑائیں، وہ روحانی ہوئی۔ وہ اب اس وقت کوسنے کو لگی جب اس نے ٹرپ پر آنے کے لیے سمیرا کی منت کی۔ مجھے میری پیاری سی سنو وائٹ کی ڈریسز کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آج میرے اس کرتے کے پیسے وصول صحیح معنوں میں ہوئے ہیں، وہ غمگین لہجے میں بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ مصطفیٰ فرش پر دو نس بیٹھا اور اب سوہا کے ٹراؤزر کے پونچے فولڈ کرنے لگا، جو کہ کئی فولڈ کے باوجود بھی سوہا کے برابر نہیں آ رہے تھے۔ یکایک مصطفیٰ کا ہاتھ نہ دستانہ میں سے سوہا کے ٹخنوں کو چھو گیا۔ میں کر لوں گی، سوہا کو لگا جیسے اس کے پورے وجود میں سنسنی ہوئی۔ مصطفیٰ کا لمس اس کو مزید بوکھلاہٹ میں گرفتار کر گیا تھا۔ وہ جب کر ہچکلا کر اپنا پیر پیچھے کر گئی۔ رہنے دو، تم سے ہوگا۔ وہ اس کی کیفیت سے انجان اس کی کلائی تھام کر اب ہاتھ کی آستینیں فولڈ کر رہا تھا۔ مصطفیٰ اس کو ایسے ٹریٹ کر رہا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو، اور وہ خود سوہا کے تمام تر سیاہ سفید کا مالکن بن بیٹھا تھا، اور سوہا اس کی مکمل ذمہ داری ٹھہرا دی گئی تھی۔ سوہا کا ہاتھ ڈریسر پر تھا، ہیئر برش کی طرف اٹھا جو مصطفیٰ نے اس کے اٹھانے سے پہلے اپنی تحویل میں لیا۔ تمہارے بال بہت الجھ گئے ہیں، تم سارے بالوں کو سلجھانے کے چکر میں ستیان مارو گی۔ لاؤ میں سلجھا دیتا ہوں، میں آپ کی جگیر نہیں ہوں۔ آپ کا کام ہے جہاز اڑانا،
मेरी जुल्फ़ें संवारना, इसलिए जो आप काम करते हैं ना वही करें। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मैं आपको मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। वो शदीद खफा थी। इसको मुस्तफ़ा का हद दर्जा ख्याल करता अंदाज़ ज़रा भी आँख नहीं भा रहा था। ये मेरी ज़ात है और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मिस्टर खड़ूस पायलट, आप अपनी लिमिट्स में रहें। ये मेरे और आप हम दोनों के लिए बेहतर हैं। वो खुद सरसरी और इंतहाई झंझलाहट से बोली। छोटी सी सतून नाक ठंड और गुस्से की वजह से मज़ीद सुर्ख हुई। ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं, और फ़िलहाल इस वक्त तो मेरे ही रेस्ट हाउस में मेरे पास हो, इसलिए तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और मेरी लिमिट्स का तयन तुम ना ही करो तो बेहतर है। तुम्हारी ना ही तो उम्र है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की, और ना ही तुम्हारा दिमाग। मेरी खुद साख्ता हुदूद बंदी करने की मत कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो तो मेरी हदें बताते बताते अभी से ही मिसेस सोहा मुस्तफ़ा कहलवाने ना लग जाओ। चलो अब शाबाश सोहा की सोने की सोचो और मेरी खूबसूरत ख्यालों में नींद को गले लगाकर सो जाओ, ताकि ख्वाबों में मेरे ही सजे तमाम पलकों पर आपने इस नाजुक से वजूद को आराम दो, ताकि तुम्हारा छोटा सा दिमाग भी पुरसकून हो। वो इसके रेशमी बालों को सुलझा कर पुश्त पर खला छोड़ चुका था और बरहम लहजे में इसको बहुत कुछ बावर कर गया। आखिर में इसका गाल थपथपा कर गया एंड वेरी हैप्पी बर्थडे। और हाँ, अगर बैठे बैठे थक जाओ तो आकर लेट जाना। मैं कोई शेर नहीं हूँ जो तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा। अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। मैं तो तुम्हें खुद अभी वक्त दे रहा हूँ तुम्हारा बड़ा होने के लिए। वो मैनी के इस लहजे में मुस्कुराकर बोला जबकि सोहा इसकी फटी फटी आंखों से देख रही थी। पहला झटका इसको ये लगा कि आज इसकी बर्थडे है, ये खुद भी भूल गई। जबकि दूसरा झटका इसको मुस्तफ़ा की मायनी खेस बातों से लगा। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी चीज़ हो, बल्कि बहुत बड़ी हो चुकी हो, मगर क्या ना मैं अमानत में ख़यानत करने का कायल नहीं हूँ, और फिर अमानत भी तो वो मेरी है। लो देती हूँ नज़रों से। वो सोहा को देखता अपनी नज़रों में बसा गया और अपनी बात कह के करवट बदलकर सोने के लिए लेट गया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे यहाँ क्यों लाए? लाइबा डरते डरते कांपते लहजे में पूछा। अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती नज़र आ रही थी। दामन पर स्याह दाग लगा बदनुमा दिख रहा था। वो दिल में सिर्फ खुदा से इस वक्त अपने लिए मौत मांग रही थी। मैं कौन हूँ? हवा में कहका गूंजा। मैं तुम जैसी तितलियों का शिकार करने वाला गधा हूँ। और देखो मेरी किस्मत के आज मुझे इतनी खूबसूरत तितली मिली। मैं तो आज फिर से अपनी शाम रंगीन करने लगा हूँ। वो खबासत से कहता हंसते हुए शर्ट के बटन खोलने लगा। लाइबा ने आलम वैश्य से इस बार बेकर्दा शख्स को देखा, जो देखने में किसी अच्छे हाई क्लास घराने का मजहब शहरी लग रहा था। उम्र में वो 40 से 45 के करीब, मगर लाइबा को हैरत इस बात की कि वो इन दोनों लड़कियों में से एक भी नहीं जो इसको अगवा कर यहाँ पर लाए थे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी तुम्हारे बारे में। तुम्हें बताने या ना बताने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा इस शहर के पुलिस तो क्या बड़े बड़े आदमी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देख लड़की, तेरी बेहतरी इसी में है कि बगैर शोर शराबा और फसादा किए मेरे वक्त को रंगीन कर, और तू जा अपने घर, मैं भी जाऊँ। मौज कर। अगर सीधे तरीके से नहीं मानती तो मेरे पास और भी हथियार हैं। सिर्फ चंद घंटों का खेल है, तो मेरे ये चंद घंटे अयाशी से गुजार दे। वो मकरू कहका लगाकर हंसा। लाइबा को अपने आबरू बर्बाद होती हुई महसूस हुई। वाकई लड़कियों को हद दर्जा खुद सर अपने बोर्ड नहीं होना चाहिए। अम्मी आप ठीक कहते, कभी भी लड़कियों को यूँ इस तरह कभी भी बताए बगैर सर जाड़ मुंह फाड़ घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर गात लगाए दरगत इसकी तान लगाए बैठे हुए शिकार के लिए यही मेरे साथ है। ये मेरे साथ हुआ है आपकी नाफरमानी की अजियत। मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। तुम्हारे घर में भी तो बहन होगी, ज़ुबान को लगाम दो। मेरी बहन तेरी तरह मुंह अंधेरे अपने यारों से मिलने के लिए सड़क पर नहीं घुमा करती। लाइबा का दिल चाहा इसकी खनपिकट चिड़िया की तरह सिकड़ता हुआ वो शख्स अपने कदम सपाट करता इस तक पहुंचा। नहीं, रहम करो मुझ पर। वो रो रही थी इसलिए रहम तलब कर रही हो, मगर वहाँ कोई रहम दिल नहीं था। इस शख्स ने शहादत की उंगली इसके लबों पर रखी
اور اپنے لال بے رحم آنکھوں سے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ لائبہ پیچھے کو کھسک رہی تھی اور پورا وجود اس کا خوف سے کانپ رہا تھا۔ مزید اب پیچھے کھسنے کی جگہ نہیں تھی۔ لائبہ کے پاس کوئی جائے فرار تک نہ بچی۔ وہاں اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس شخص نے ایک جھٹکے سے لائبہ کے گلے کا دوپٹہ اتار کر دور اچھالا۔ وہ بہت کھولتی ہوئی خواہشات کے التماس کا اشعار تھا۔ دیکھو مجھے، تم سنگار مت کرو، میرا آبرو کو یوں اس طرح پامال مت کرو، مجھ سے سر اٹھا کر جینے کا حق مت چھینو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں تمہیں جتنے پیسے تم کہو گے دوں گی، مصطفیٰ بھائی سے دلوا دوں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ اس کے مضبوط پر اس کا پورا بدن اب اندر چھپ گیا۔ وہ اس کے آنسو سمندر میں مانند گھل گئے۔ سسکیاں فضا میں گونج رہی تھی۔ لائبہ کیسے سہمی ہوئی چڑیا کی مانند ذلت اور رسوائی کے اٹھا سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ شخص اس پر درندوں کی طرح جھک رہا تھا اور اپنی حواس پوری کر رہا تھا۔ عمر پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر لائبہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو سے اتنا تو علم ہوا کہ ایک ہائی وے رف لائبہ کو اغوا کر لے گیا، مگر نمبر پلیٹ پر کچھ بھی پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ یار میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح ڈھونڈوں لائبہ کو۔ وہ فون اپنے دوست اور ایس پی سے مخاطب تھا۔ اس کا فون کس کے پاس، مطلب گھر میں ہے یا اس کے پاس؟ ایس پی احمد کو سوچتے ہوئے بولا۔ سوہا کا فون اس کے پاس ہی ہے۔ یکدم اس کے ذہن میں ایک جھانک آیا۔ عمر نے دوسری طرف بات بغیر سنے جلدی سے فون ڈسکنیکٹ کیا۔ وہ اپنے فون سے گوگل میپ کھول کر کچھ تلاش کر رہا تھا، جلدی اپنا مطلوبہ جگہ تلاش کر رہا تھا۔ جس رات لائبہ کو لے کر اسلام آباد سے کراچی آیا، گاڑی خراب ہونے کے بعد جب ان دونوں نے ایک ہوٹل میں پناہ لی، تب عمر کے چھوٹے سے مذاق کے بعد لائبہ بری طرح بھڑک گئی۔ تب اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت لائبہ کے سونے کے بعد اس کے موبائل میں لوکیشن ٹریسر سیٹ کر دیا۔ فجر وائٹ اور بیج رنگ کی کرتی اور ٹراؤزر کے ساتھ بڑی سی شالنما دوپٹہ سر پر اچھی طرح جمائے تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ داؤد اور غزل نے ان دونوں کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا۔ دادی نے غزل کو اعتماد میں لیا، سب کچھ بتایا، اور وہ ایک سلجھی ہوئی اور اپنے بچوں کی خوشیوں میں خوش ہونے والی لڑکی تھی۔ حویلی کے تمام ملازمات نے اسے نئی حویلی جوڑے کا بھرپور استقبال کیا۔ فجر کی آنکھیں استغاث بیزاری پر بہت نم ہوئیں۔ کتنی پیاری خوشبو تھی غزل کی۔ فجر کو لگا جیسے وہ اپنی ماں کی آغوش میں آ گئی ہو، غزل کے گلے لگ کر۔ ان دونوں کو گاؤں پہنچتے رات کے 9 بج گئے۔ دادی بابا کہاں ہیں؟ ارمغان نے ماں کے گلے سے لگتے ہوئے سرگوشی کی۔ بیٹا وہ تو عشاء کی نماز ادا کر کے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے، اب تو اس سے صبح ہی ملنا۔ غزل نے اس وقت جیسے ہی ان دونوں کو حماد صاحب سے ملنے سے روکا، وہ بہت غصے میں تھا۔ ارمغان کی شادی کی خبر اپنی ماں سے سن کر یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت باہر بھی نہیں آیا۔ تم دونوں فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ غزل نے محبت پاش نظروں سے بہو اور بیٹے کو دیکھا۔ نہیں امی، کھانا ہم نہیں کھائیں گے، رستے میں کھا کر آئے تھے، بس آرام کریں گے۔ وہ 5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کر کے پہنچے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جس طرح تم دونوں مناسب سمجھو، غزل کی بجائے دادی نے کہا، اور ساتھ ہی ان دونوں کو ان کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ ابھی وہ دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے جب گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ فرج اور ارمغان کے قدم جکڑے۔ دونوں نے یکایک مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں حماد صاحب کلف لگا کرتا شلوار زیبدن کیے، تمام تر غرور اور تنان لیے بھرپور اشتعال، ہاتھوں میں سنگار سگلائے، چہرے پر شدید حقارت اور برہمی لیے کھڑے تھے۔ فجر نے ارمغان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جسے خوف زدہ ہو کر کہیں اس کو حویلی سے حماد صاحب نکال ہی نہ دیں۔ ارمغان نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں قید کیا، گویا دلاسا دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں۔ غزل اور دادی کا تو مانو خون ہی خشک ہو گیا ہو حماد کے خطرناک حد تک جارجانہ تیورات دیکھ کر۔ تو چلیے فرینڈز، پھر اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔